नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है एडवेंचर ऑफ रस्टी। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। रस्किन एक इंडियन लेखक है जिनके पूर्वज ब्रिटिश थे। उनका जन्म सन 1934 में कसौली में हुआ। उनके दादा दादी देहरादून में रहा करते। उनके दादाजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इसीलिए शायद उनको जानवर और जंगल दोनों से लगाव था। उनको अलग अलग जानवर पालने का भी बड़ा शौक था। उनके जानवरों के किस्से हम अपने सारांश में बताने वाले ही है। रस्किन के दादाजी को बागबानी का भी बड़ा शौक था। उनको प्रकृति से बड़ा प्यार था। उनका यह गुण रस्किन में भी आ गया था। वे दोनों दादा पोता जहाँ तक हो सके प्रकृति को संजोने की कोशिश किया करते। उनके पिताजी वायुसेना में थे। जब वे 4 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली। रस्किन को एक छोटा सौतेला भाई था। जब उनके पिता दिल्ली में सेना के टेंट में रहा करते तब वे भी अपने पिता के साथ वहाँ रहा करते। उन्होंने तब दिल्ली के जंगल का वर्णन किया है जहाँ अब कंक्रीट की इमारतें ही इमारतें हैं। दिल्ली के बाद उनके पिता का तबादला कलकत्ता में हुआ। जब वे 10 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनके दादा और दादी का भी। अब वे अकेले रह गए थे। कुछ दिन वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहे। उनके बाद उनकी जिम्मेदारी उनके अलग अलग रिश्तेदारों ने निभाई। जब वे थोड़े बड़े हुए तो लंदन चले गए, लेकिन लंदन उन्हें रास नहीं आया। भारत में पले बड़े रस्किन को भारत देश बहुत याद आ रहा था, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वे भारत चले आए। यहाँ आने के बाद न तो उनके कोई नौकरी का ठिकाना था, न तो उनके रहने का। ऐसे में उनको एक पत्र मिला जो अदालत की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि उनके अंकल केन ने उनका छोटा सा मसूरी का बंगला उनके नाम कर दिया है। उनके अंकल केन की याद समझकर उन्होंने उसे अपना परमानेंट बसेरा बना लिया। अब वे मसूरी में ही रहते हैं। वे हमेशा से लेखक बनना चाहते थे। उनका यह सपना अब पूरा हो चुका है। वे साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक है। यह पुरस्कार उनको सन 1993 में मिला। सन 1999 में पद्मश्री और 2014 में उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। हिंदी अनुवाद किया है ऋषि माथुर। इन्होंने प्रकाशक है राजपाल एंड सन्स। पृष्ठ संख्या है 160 और उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। यह तो हो गया उनका छोटा सा परिचय। प्रस्तुत किताब उनके खुद के अनुभव है जो उन्होंने रस्टी नाम लेकर लिखे। हमें पहले लगता था कि डायरी सिर्फ लड़कियां ही लिखती है, लेकिन लड़के भी डायरी लिखते हैं भाई। जिस किताब का आज आप सारांश पढ़ रहे हैं यह उनके डायरी की ही यादें हैं जो उपन्यास के रूप में उन्होंने लिखी है। जब उन्हें उपन्यास लिखने का ऑफर मिला, डायरी की यादों को उपन्यास में तब्दील करने के लिए उन्होंने बीच बीच में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। किताब में कुल 16 चैप्टर है जो उनके बचपन से लेकर तो बड़े होने तक का सफर बताते हैं, जिसमें उनके चहेते दादा दादी, उनके पालतू जानवर, उनके करीबी मित्र, अन्य रिश्तेदार और सबसे चहेते उनके पिता शामिल है। आइए तो इसी के साथ देखते हैं इस किताब का सारांश। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ और समरीज हिंदी में। तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। आइए देखते हैं इसका सारांश। उनके दादाजी को जानवर पालने का बड़ा शौक था। उतना ही उनके दादी को यह नापसंद था। इनके घर आने वाले रिश्तेदार जानवरों की वजह से जल्दी ही अपने घर वापस जाया करते। सबसे पहले उन्होंने एक बाघ की बात बताई जो छोटा था तो दूध पीकर गुजारा किया करता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसी आदमी को खाने के लिए दौड़ता जो उसकी देखभाल करता। परिणाम उसे सर्कस में दे देना पड़ा। एक अजगर जो रस्किन के दादाजी का पालतू था उनके साथ रेल सफ़र में था। रस्किन और उनके दादाजी का खाना वही चट कर गया। समझो अगर वह टोकरी में से बाहर आ जाता तो रेल सफ़र में सफ़र कर रहे बाकी यात्रियों की क्या हालत होती। ऐसा ही वह घर में किया करता। इसका भी परिणाम उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। एक छोटी बंदरिया, वह तो इतनी बदमाश थी कि उसके कारण खुद रस्किन और उनके अंकल आंटी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। पर रस्किन ने इन सारी बातों को इतने मजाकिया लहजे में लिखा है कि आपको पढ़ते वक्त कहीं से भी टेंशन महसूस नहीं होगा, बल्कि आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। रस्किन और उनके दादाजी को प्रकृति से बेहद लगाव था। देहरादून के उनके बंगले के आजू बाजू कितने ही पेड़ और पौधे थे। जब बारिश के दिन आते तो यह दोनों इन पेड़ पौधों की कलमें और बीजें लेकर जंगल में जाते
और उन्हें वहां लगा आते ताकि उनसे और नए जीवन की उत्पत्ति हो सके। रस्किन अपने दादा दादी के पास देहरादून में अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए आते। इस वजह से उनके बहुत सारे दोस्त बन गए थे जिनके साथ वह देहरादून के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर साइकिल चलाने का आनंद लेते, प्राकृतिक तालाब में रात में चांदनी में नहाने का मज़ा लेते, कीचड़ में बैठी भैंसों पर सवारी करते, तांगे में सवारी करते क्योंकि एक तांगे वाला उनका अच्छा मित्र बन गया था और वैसे भी अब तब देहरादून में टैक्सी का चलन आने का ही था। उनके ज़िंदगी में आने वाले बहुत से लोगों के साथ वह दोबारा कभी नहीं मिले, लेकिन उनका नौकर प्रेम इसका अपवाद रहा। अंतिम संस्कार के तहत रस्किन ने अपनी व्यथा कही है जब उनके पिताजी उनको छोड़कर चल बसे, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रही। यह तब की बात है जब वह शिमला के स्कूल में पढ़ाई किया करते। वह स्कूल हॉस्टल में रहा करते। हॉस्टल के वातावरण से तंग आकर उन्होंने अपने हॉस्टल के ही साथी दलजीत के साथ भाग जाने का प्लान बनाया। इसमें वह सफल भी हुए, पर उनको किस कदर परेशानी उठानी पड़ी यह आप ज़रूर पढ़ें। इस यात्रा के दौरान वह डाकुओं के जंगल में भी फंस गए और वहां से बाल बाल बचे। अंततः वह दोनों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही गए, पर वह जहाज छूट चुका था जिसमें बैठकर यह दोनों दुनिया घूमने वाले थे। खैर, जिंदगी आगे बढ़ती रही। वह एक नामचीन लेखक बन गए। उमरिया कटती जाए में उन्होंने अपने बारे में और उनके बीते बचपन के बारे में सोचा। अब तो प्रेम के भी बच्चे बड़े हो गए थे, वह प्रेम जो उनसे भी उम्र में छोटा था। लेकिन इनके जीवन साथी का अब तक कोई नामो निशान नहीं था। आखिर 30 साल बाद जब यह देहरादून का चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने वह तालाब खोजा जिसमें यह और उनके दोस्त बचपन में नंग धड़ंग होकर नहाया करते, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आगे जाकर प्रकृति ने एक वैसा ही तालाब बनाया था जिसमें छोटे बच्चे खेल रहे थे जैसे रस्किन और उनके दोस्त खेला करते। आखिर ये सच है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बताने की ज़रूरत नहीं कि लेखक की किताबें बहुत अच्छी है क्योंकि वह अवार्ड विनिंग लेखक है। उनकी किताबें बच्चों और बड़ों के लिए एक खुशनुमा माहौल बना देती है, दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। रस्किन की किताबों को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। स्टोरी नंबर 21। आज हम 3 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उसमें से पहला है कि पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। इसका उत्तर है पक्षीराज गरुड़ ने अमृत नहीं पिया, केवल उसे लेकर जल्दी में वहां से निकल गए। जब वे अमृत लेकर आकाश में उड़ रहे थे तब उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। भगवान विष्णु उनके इन लालच रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए, इसलिए उन्होंने पक्षीराज गरुड़ को वर मांगने के लिए कहा। पक्षीराज गरुड़ ने यह मांगा कि मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। फिर गरुड़ कहते हैं कि भगवान, मैं अमृत पिए बगैर ही अजर अमर हो जाऊँ। तब भगवान उन्हें यह भी वर दे देते हैं। इन दोनों वरों को पाकर गरुड़ भी भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन होने का वर मांगा और इस तरह पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। दूसरा यह है कि पक्षीराज गरुड़ और इंद्रदेव मित्र कैसे बने, क्योंकि अमृत का अपहरण करने के कारण इंद्रदेव गरुड़ जी से गुस्सा थे। इसकी कहानी ऐसी है कि जब पक्षीराज गरुड़ आकाश में अमृत लेकर उड़ रहे थे तब भगवान इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ तो इतने पराक्रमी थे कि उनको इतने से प्रहार से कुछ नहीं हो सकता था। फिर भी इंद्रदेव का वज्र, जिनकी हड्डी से बना था, उन ऋषि का मान रखते हुए और साथ में इंद्र का भी, उन्होंने अपना एक पंख गिरा दिया। गरुड़ पर उनके वज्र का कोई असर नहीं हुआ। यह आश्चर्य की बात देखकर इंद्रदेव ने सोचा यह कोई महान प्राणी है। उन्होंने उनके बल को जानना चाहा और उनके साथ ऐसी मित्रता करनी चाहिए जिसका कभी अंत न हो। गरुड़ जी ने उनके इस बात का भी मान रखा और ऐसे वे दोनों परम मित्र बन गए। तीसरा यह है कि गरुड़ सांपों को क्यों खाते हैं, जबकि गरुड़ और सांप तो भाई भाई है। इसकी कहानी इस प्रकार है। इंद्रदेव और पक्षीराज गरुड़ मित्र होने के बाद इंद्रदेव उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद के लिए अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो, क्योंकि तुम यह अमृत जिन्हें देना चाहते हो वह इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ जी ने कहा, कुछ कारणों की वजह से मैं यह अमृत ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जहाँ रख लूँगा वहाँ से तुम इसे तुरंत उठा लेना। गरुड़ की इन बातों ने इंद्रदेव का मन जीत लिया। इस कारण उन्होंने गरुड़ को वर मांगने को कहा। इंद्रदेव के ऐसा कहने पर पक्षीराज गरुड़ को सर्पों के दुष्टता का ख्याल आया, जिसके कारण गरुड़ माता को दासी का जीवन जीना पड़ा। यद्यपि पक्षीराज गरुड़ सब कुछ करने में समर्थ थे,
फिर भी उन्होंने इंद्रदेव की इस बात का मान रखा कि वह अमृत किसी को नहीं देंगे। साथ में उन्होंने इंद्रदेव के कहे अनुसार उनसे वर मांगा। वरदान में उन्होंने मांगा कि महाबली और पराक्रमी सर्प उनके भोजन सामग्री हो जाए। इस बात पर इंद्रदेव ने तथास्तु कहा। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।